participant. Dr. Nandakishore Kumar, sir. Now do I go ahead? Thank you, sir. Good morning, every one of you. Good morning, sir. And thank you so much to the earlier speaker and you also for so much nice words for me. At the outset, I must express my gratitudes to the entire university family, right from the top of the hierarchy, the Vice Chancellor Sir, Pro Vice Chancellor Sir, and other functionaries, including my young and brilliant friends, Dr. Tusharji, Dr. Subhanji, Vilasji, and so many more are there. Now I'm shifting to my topic. I have been asked to speak to you, all of you, in Hindi language. So, in course of obeying to them, I am shifting to Hindi. मेरा टॉपिक है disengagement of India-China face-off. चाइना करीब 10 महीने से इंडिया के बॉर्डर पर है, लद्दाख के बॉर्डर पर है। 10 महीने तक उस तरह के क्लाइमेट में रहना कठिन होता है। वहां ठंडा करीब 35 से -35 to 40 डिग्री हुआ करती है और वहां आई बॉल टू आई बॉल आमने सामने दो देश के फौज लड़ने के लिए तैयार हो तो वहां जीना बहुत मुश्किल होता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। चलिए, जो हुआ सो हुआ। अंत में दोनों देशों ने यह निर्णय लिया कि हम सीमा से वापस जाएंगे, इंडिया वापस आएगा, चाइना वापस जाएगा। इस पर हम बात करेंगे कि चाइना आया क्यों था और आया तो क्या किया और फिर गया क्यों, तो चाइना ने क्या पाया और क्या खोया, इस पर मैं विचार करूंगा, इस पर मैं एनालिसिस करूंगा। इसके पहले मैं 2 मिनट बैकग्राउंड बात करूंगा। ऐसा क्यों हो रहा है बार बार चाइना और इंडिया के बीच में, कारण क्या है, इस पर मैं 2 मिनट बैकग्राउंड पर बोलूंगा, फिर अपने मेन टॉपिक पर आ जाऊंगा कि चाइना क्यों आया। बैकग्राउंड में पहली बात मुझे ये कहना है कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उसके 3 सेक्टर होते हैं, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर जो हुआ वो अक्साई चीन हुआ और इधर लद्दाख हुआ, और फिर जो सेंट्रल सेक्टर हुआ वो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, और बाकी जो ईस्टर्न सेक्टर हुआ वो सिक्किम हुआ और फिर अरुणाचल हुआ। तो ये जो वेस्टर्न सेक्टर है, अभी चाइना वेस्टर्न सेक्टर पर आए हुए थे करीब 10 महीना पहले। तो वेस्टर्न सेक्टर का जो लीगल बॉर्डर है इंडिया और चाइना के बीच में, वो लीगल बॉर्डर को बोलते हैं जॉनसन लाइन। ये जॉनसन लाइन ने डिमार्केशन डिसाइड किया था। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में और वहां चाइना नहीं था, तिब्बत की सरकार थी। तो तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच में डिमार्केशन हुआ बाउंड्री का। जॉनसन नाम के ऑफिशियल गए थे, उन्होंने सर्वे किया और डिमार्केट किया। उन्होंने इनवाइट किया था तिब्बत को और चाइना को भी बल्कि किया था, कोई आए नहीं। तो उनके अब्सेंट में जॉनसन लाइन को डिवाइड कर दिया और बाद में सबने मान लिया, तिब्बत ने भी चाइना ने भी। तो ये जो वेस्टर्न सेक्टर है, जो लद्दाख और अक्साई चीन जो जुड़ा हुआ है तिब्बत से, ये जॉनसन लाइन से डिवाइड हुआ। फिर दूसरा जो ईस्टर्न सेक्टर है या सेंट्रल सेक्टर है, इसका जो लीगल डिमार्केशन है उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन का मतलब हुआ कि 1914 में
शिमला में ये एग्रीमेंट हुआ था। उस समय भी चाइना नहीं था, तिब्बत ही था। और तिब्बत और इंडिया के बीच में जो सीमा रेखांकित हुआ, जो डिमार्केट हुआ, उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। वो मैकमोहन लाइन लागू होता है अरुणाचल पर और बाकी छोटे छोटे जो राज्य हैं भारत के उस पर। तो चाइना ने क्या किया कि बाद में डिक्लेयर किया, जब चाइना का जो अभी जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट रिजीम 1949 में चाइना में आ गया। उसके पहले चांग काई का सरकार था, उसके भी पहले डॉक्टर sun यat-sen की सरकार थी। तब कभी किसी ने बॉर्डर का सवाल नहीं उठाया, सीमा का सवाल नहीं उठाया, सरहद की बात या कोई झगड़ा या कोई विवाद था ही नहीं। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जब वहां पर आई 1949 में, तब उन्होंने सवाल उठा दिया कि पूरा अरुणाचल हमारा है, पूरा अक्साई चीन हमारा है, और छोटे छोटे एरिया जो हैं उत्तराखंड में या हिमाचल में वो भी हमारे हैं। तो नेहरू जी यहाँ के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा उनको कि देखिए ये डिमार्केट हो चुका है, आप तो अभी तक तो मानते आ रहे थे, सरकार भले किसी की हो, चाहे डॉक्टर sun यat-sen का हो, चांग काई-शेक का हो या माओ से-तुंग का हो, सरकार के बदलने से सीमाएं नहीं बदलती, सरहद की रेखाएं नहीं बदलती हैं। ये इंटरनेशनल लॉ भी है और दुनिया की समझदारी भी है, आप ऐसा मत कीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने भुलावे में रखना चाहा नेहरू जी को, और हिंदी चीनी भाई भाई का एक माहौल बनाया गलतफहमी पैदा करने के लिए। ये सारी बातें हुई उस समय पर। तो जब ये माहौल बना तो उनको लगा कि शायद इंडिया विश्वास करेगा कि हम कुछ करने वाले नहीं है। 59 में चौन लाया है नेहरू को समझाने कि ये जो अक्साई चीन है उस पर हम एक हाईवे बना रहे हैं तिब्बत और सिंजियांग के बीच में। सिंजियांग जो है वहां का मुस्लिम मेजोरिटी का स्टेट है। नेहरू ने कहा कैसे बना सकते हैं, वो तो हमारी सीमाएं हैं। क्या कोई बात नहीं, अभी शुरू नहीं किया है, हम हट जाएंगे बाद में। ये फिर गलतफहमी उन्होंने पैदा की। और 1962 में जो वार हुआ उससे ठीक 2 महीना पहले, वार तो हुआ अक्टूबर 1962 में, लेकिन जुलाई में चौन लाई ने नेहरू से बात की और कहा कि हम अक्साई चीन से अलग हो गए। तो अक्साई चीन से हम चले गए तो नेहरू के लिए खुशी की बात थी, चलिए। चाइना वहां से चला गया। नेहरू ने पार्लियामेंट में डिक्लेयर कर दिया कि अक्साई चीन खाली हो गया। लेकिन हुआ क्या, अंत में 2 महीने के अंदर में अक्टूबर में 20 अक्टूबर को चाइना ने अटैक कर दिया। ये चाइना का एक नया चेहरा था नेहरू के लिए। ये बड़ा ही क्रूर चेहरा था चाइना का, बोलना कुछ करना कुछ और। आप सभी जानते हैं राजनीति का चेहरा बहुत साफ होता भी नहीं है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। राजनीति में नैतिकता नहीं चलती है, लेकिन उतना अधिक तिक्रम भी नहीं चलता है कि कहना पड़ जाए कि आपने क्रेडिबिलिटी खो दी है, विश्वसनीयता खो दी है। तो ये पहला झटका था इंडिया के लिए जब अटैक कर दिया। तो इंडिया तो बिल्कुल तैयार नहीं था। और मैं एक बात और आपको बता दूं, इंडिया पराजित जरूर हुआ। 1962 में इंडिया की हार जरूर हुई, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि सैनिक दृष्टिकोण से इंडिया चाइना से अधिक ताकतवर था। इंडिया की फौज अधिक ताकतवर थी। लड़ाई लड़ने का एक्सपीरियंस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो इंडिया के पास था वो चाइना के पास नहीं था। ये सारी बातें होते हुए भी इंडिया ने कबूल किया कि हमारा पराजय हुआ है, चाहे धोखे से ही किया हो गया, ये सच है। और इस बीच में एक और चीज हुआ। 1963 में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लिया हुआ था, वो भी इलीगल लिया था पाकिस्तान। कश्मीर का थोड़ा सा एरिया काराकोरम के पास या अक्साई चीन से सटा हुआ या नॉर्दर्न एरिया से सटा हुआ एरिया लिया था इंडिया का। उसमें से 5000 स्क्वायर फीट उसने चाइना को दे दिया। एक तो गलत तरीके से इंडिया से लिया और दूसरा गलत किया कि चाइना को दे दिया 5000 स्क्वायर किलोमीटर। अदरवाइज क्या होता है
कि चीन और पाकिस्तान की कोई बाउंड्री है ही नहीं, कोई सीमाएं नहीं है। बीच में अक्साई चीन आ जाता है, बीच में काराकोरम आ जाता है, बीच में नॉर्दर्न एरिया आ जाता है जो सब इंडिया का है। अगर वो 5000 स्क्वायर फीट 5000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जो दे दिया चाइना को, उसको अलग कर दीजिए तो फिर पाकिस्तान और चाइना दोनों बिल्कुल अलग हो जाएंगे, सीमाएं मिलेगी ही नहीं इनकी, ये सच है। लेकिन चाइना की आदत बन गई थी, एक गलत करो और फिर उस गलत को साबित करने के लिए दूसरा गलत करो, तीसरा करो और करते ही जाओ। उसी आदत के कारण 1967 में फिर चाइना आ गया। चाइना भूल गया अब नेहरू यहाँ का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, नेहरू की बेटी है प्राइम मिनिस्टर। नेहरू की बेटी किसी काली और दुर्गा से कम नहीं है, उनको आभास नहीं था, अंदाज नहीं था। अटैक तो कर दिया, अटैक नहीं भी किया तो सीमा पर तो आ गया और 1200 चाइना के सैनिक मारे गए। तो ये बदला चाइना ने भारत में ले लिया 67 में। तब माओ सेतुंग का कान खड़ा हुआ और सोचा कि भारत लड़ भी सकता है और मार भी सकता है। तो उन्होंने भाषा बदल ली। चाइना की जो राजनीति है उसको समझ लीजिए, बहुरूपिया की राजनीति है। बहुरूपिया मतलब ये हुआ कि जो बार बार अपना फेस बदलता रहता है, करता कुछ और है, बोलता कुछ और है। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम शांति से जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो एक्चुअल कंट्रोल एरिया हो उस पर समझौता हो जाए, हम भी शांति से चलना चाहेंगे, आप भी चलिए। इसका नतीजा हुआ कि 1993 में यहाँ नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, वो चाइना गए और पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का ट्रीटी कर लिया। इसका मतलब था जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको शांति से वो भी मानेंगे, हम भी मानेंगे, वहां शांति रहेगी। ये डिसाइड कर दिया कि कौन सा एरिया किसके पास कहां पर है जो लाइन ऑफ कंट्रोल, ये तो कर लिया। लेकिन देखिए, मैंने जैसा कहा बहुरूपिया है। जैसे 1993 में चाइना और इंडिया के साथ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की संधि हो गई, ठीक 4 साल बाद फिर चाइना आया बॉर्डर पर और वो आता ही रहा, एक के बाद आता ही रहा। 2005 में फिर आया, 2012 में आया, 2015 में आया, 2017 में डोकलम में आ गया और फिर 2020 में पहुंच गया लद्दाख में। तो बार बार सीमा पर आने की, बार बार चीन और भारत की जो सीमाएं हैं, जो सरहद है, उस पर चीन को आने की नीयत बन गई। उनका नसीब यही हो गया। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कहीं चाइना पिकनिक करने तो नहीं आ गया, बार बार क्यों आ रहा है। एक तो उसने करीब 1962 में 43,000 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का टेरिटरी ले चुका है। उस 43,000 स्क्वायर किलोमीटर में 29,000 स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ अक्साई चीन का लिया हुआ है, जो लद्दाख से जुड़ा हुआ है, जहां चाइना अभी आया हुआ है। और बाकी जो 5-6 हजार स्क्वायर किलोमीटर है वो अरुणाचल में है और बाकी उत्तराखंड में है, हिमाचल में है और सिक्किम में है। ये सारी कहानी है वहां की। इसलिए बैकग्राउंड में मैंने आपको बता दिया कि ये जॉनसन लाइन जो लीगल लाइन है, लीगल लाइन ऑफ कंट्रोल है। मतलब ये कि जॉनसन के उधर तिब्बत है या चाइना कहिए, और इस साइड में अक्साई चीन है या फिर लद्दाख है, वो लीगल बाउंड्री है। लेकिन चाइना उसको नहीं मानेगा, नहीं मानता। दूसरी ओर मैकमोहन लाइन जो बजाते साइन हुआ है दोनों के बीच में, तिब्बत और भारत के बीच में, उसको भी नहीं मानता। एक बात और मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि ये एक इंटरनेशनल लॉ है कि जब किसी दूसरे देश को आप ऑक्युपाई करते हैं, उसको अपने अधीन करते हैं, तो उस देश में जिसको आपने ऑक्युपाई किया, उस देश का जो कमिटमेंट है, उस देश ने किसी के साथ ट्रीटी किया है, एग्रीमेंट किया है, जो भी किया है वो भी आपको मानना पड़ेगा। लेकिन चाइना को तिब्बत चाहिए, लेकिन चाइना वो तिब्बत ने जो कमिटमेंट किया, एग्रीमेंट किया, वो नहीं चाहिए उनको। ये इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से भी, इंटरनेशनल लॉ के अनुसार भी ये गलत हो रहा है। अगर चाइना
सिर्फ तिब्बत नहीं, तिब्बत को तो नेहरू जी ने मान लिया था सुजरेंटी, चलिए ठीक है, ले लिया उन्होंने, लेकिन बाद जो कमिटमेंट था तिब्बत का, जो संधि किया था, जो समझौता किया था, उसको भी मानना चाहिए लॉ के अनुसार। तो ये तो निहायत गलत बात हुई है, लेकिन चलिए यही सच्चाई है। अब मैं बात करना चाहूंगा जो टॉपिक है डिसएंगेजमेंट पर, कि चाइना आया क्यों और फिर चला क्यों गया, क्या पाया है और क्या खोया है चाइना ने, इस पर मैं बात करूंगा। और चाइना गया भी है या नहीं गया है, क्योंकि ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक विचार है जो कहते हैं कहीं नहीं गया है वो सिर्फ बहुरूपिया का एक नया रूप सामने आया है और कुछ नहीं हुआ है, ये साजिश है। चलिए ठीक है, इस पर विस्तार से हम बात करेंगे कि जो आया यहाँ पर तो क्यों आया। तो मैं पहली बात कहना चाहूंगा, उसका आने का सबसे बड़ा कारण था कि चाइना वॉज इन क्वेस्ट ऑफ, चाइना वॉज सर्चिंग एन ऑल्टरनेट सी रूट्स। आप जानते हैं चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, इससे बड़ा एक्सपोर्टर दुनिया में और कोई नहीं है, अमेरिका भी नहीं है। अमेरिका को भी सबसे अधिक एक्सपोर्ट यही कर रहा है। अमेरिका और चाइना के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है, दोनों के बीच में जो व्यापार है, वो करीब करीब $750 बिलियन का है। उसमें से अकेला चाइना $550 का एक्सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका मुश्किल से $200-250 बिलियन का सामान चाइना आता है। तो अमेरिका का जो व्यापार है चाइना के साथ वो डेफिसिट में जा रहा है। डेफिसिट का मतलब ये हुआ, जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा लेते, आपके यहाँ सामान ज्यादा आता है और आप उनको कम देते हैं, तो ये डेफिसिट हो गया। तो दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो डेफिसिट का प्रॉब्लम नहीं भुगत रहा है चाइना के साथ। भारत के साथ चाइना का $85 बिलियन का हर साल का व्यापार है, उसमें से 60 बिलियन करीब करीब चाइना हमारे यहाँ सामान बेच रहा है। हम मुश्किल से 20-25 बिलियन डॉलर, बल्कि उससे भी कम हम बेच रहे हैं। तो इंडिया का जो व्यापार चाइना से है वो डेफिसिट में चल रहा है। तो मतलब कहने का ये कि जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हो और दुनिया के साथ इतना बड़ा व्यापार हो, तो उसमें से जो 90% व्यापार है चाइना का दुनिया के साथ, तो सिर्फ पानी होकर के है, मैरीटाइम रूट से है, सी रूट से होता है। और सी रूट भी कौन सा है, तो वही साउथ चाइना सी है, वही ईस्ट चाइना सी है, वही पैसिफिक है, वही इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन में एक स्ट्रेट है, उसको बोलते हैं मलाका स्ट्रेट। छोटा सा सिकुड़ा हुआ एरिया होता है कोई भी स्ट्रेट, उसी होकर के जहाज जाता है, जो गुड्स का जो शिप होता है, सामान लेके जो जहाज जाता है या आता है, उसी स्ट्रेट होके जाता है। तो चाइना फियर्स ऑफ अननोन, चाइना को अनजान से भय होता है, भविष्य से डर लगता है। उसको डर लग गया है कि हो न हो अमेरिका और जो क्वाड देश है, क्वाड में मतलब इंडिया हुआ, अमेरिका हुआ और जापान हुआ और ऑस्ट्रेलिया हुआ, सब मिल करके कहीं हमको ये जो मलाका स्टेट है यहाँ हमको रोक न दे, मना कर देगा, आप नहीं जा सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा व्यापार तो 90% खत्म हो जाएगा। 90% में 70% उसी रूट से होता है। तो वो सोचा उसने कि दूसरा रूट ढूंढना चाहिए, ऑल्टरनेट रूट। उसको लगा कि ये जो पाकिस्तान के साथ जो चाइना आता है, जो अक्साई चीन का रास्ता है, जो काराकोरम रोड है, जहां से इकोनॉमिक कॉरिडोर हो रहा है चाइना और पाकिस्तान के बीच में, जहां पर कि बेल्ट एंड रोड का प्रोजेक्ट है, उसी रास्ते से हम व्यापार करेंगे, ट्रक से सामान भेज देंगे चाइना से पाकिस्तान, पाकिस्तान से जो छबर पोर्ट है, उसका छबर पानी का जो पोर्ट है वहां ले जाएंगे, वहां से पानी के रास्ते उसको हम स्वेज कनाल ले जाएंगे इजिप्ट में, और स्वेज कनाल से यूरोप चले जाएंगे। दैट इज व्हाई आई सेड चाइना इज सर्चिंग एन ऑल्टरनेट सी रूट्स in case suppose the Malacca state is blocked by America and its partner of the Quad. In case it happens, in that case, China would be losing around 70% of its trade with the world.
तो ये मैंने कहा कि वो अनजान से भय लगता है इसको, चाइना को अननोन का फियर होता है, कहीं अमेरिका ने ऐसा कर दिया तो हम क्या करेंगे, जब होगा तब होगा, लेकिन अभी क्यों डर रहे हैं, लेकिन डर रहा है वो। तो अब मैं अभी पॉइंट बता रहा हूं, जब ये सोच रहा है कि मलाक्का से हमारा व्यापार अगर बंद हो जाएगा तो जब हम सुएज कनाल जाएंगे और पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इंडिया हमको वहां रोक दे, ये डर है उसके मन में। इंडिया कैसे रोक सकता है? इंडिया रोड बना रहा है, इंडिया वहां जाने के लिए ब्रिज बना रहा है, फ्लाईओवर बना रहा है, एयरपोर्ट बना रहा है। ये 2003 से ही शुरू हो गया है। बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जोर शोर से इंडिया लगा हुआ है। जब वाजपेयी साहब की सरकार थी, जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर थे, वो बड़ा बल देते थे जरूर उसको डेवलप करना है, अरुणाचल में भी और अक्साई में भी। तो जोर शोर से काम चल रहा है। उनको डर लग गया चाइना को कि जिस तरह से रोड बनता जा रहा है, कहीं अगर ये जो काराकोरम का जो पास है, काराकोरम पास, जहां पर ट्राई जंक्शन है, ट्राई जंक्शन का मतलब हुआ कि तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं वहां पर, चाइना की सीमा, भारत की सीमा और पाकिस्तान की सीमा। अगर कहीं इंडिया वहां पहुंच गया रोड से, हमको तो रोक देगा। तो सिर्फ ये नहीं कि हमारा व्यापार रुक जाएगा, बल्कि जो बेल्ट एंड रोड का बड़ा सपना है उनका, चाइना का, और इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो करीब करीब $60 बिलियन का व्यापार की बात चल रही है, पाकिस्तान से रोड बन रहा है। और तीसरी बात काराकोरम हाईवे, ये तीनों चीज हमारा रुक जाएगा। सिर्फ आज का व्यापार नहीं रुकेगा, भविष्य का जो सपना है कि पूरे दुनिया का हमको महाराजा बनना है, सुपर पावर बनना है, वो भी रुक जाएगा। और इंडिया कर सकता है। तो सबसे अच्छा है कि चलो वहां लद्दाख बॉर्डर पर और इंडिया का जो रोड बन रहा है उसको रोक दो जाकर। और वो गलवान पहुंच गया, गलवान की हाइट पर पहुंच गया, वहां से रोड दिखाई देता है, वहां से वो ऑब्जर्व कर सकता है, वहां से रोक सकता है। Now I'm coming to the point why China had come down to Ladakh border. First reason was China was searching alternate routes, and what alternate route China had in their mind, China was fear of that maybe today or tomorrow, the way India is developing its roads and infrastructure, anytime India can reach there to the point of Karakoram Pass, where there is a tri-junction, India, Pakistan, China border, common border is there, India can block it. If at all it happens, तो सिर्फ वर्तमान नहीं जाएगा, भविष्य भी मरेगा पाकिस्तान का, चाइना का। ये डर सताने लगा और लाचार होके या खुशी खुशी जैसे भी हो, चाइना आ गया और आते ही हमारे 16 सैनिकों को मार दिया। ऐसा होता नहीं है। इतना बड़ा मुल्क जो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क में से एक है, बल्कि दूसरे नंबर का है, इतना दौलत वाला देश है, इतना अधिक फौज उसके पास है, इतना अधिक टेरिटरी है उसके पास और जनसंख्या में सबसे बड़ा है। तो एक कहावत आपने सुना होगा कि खजूर का जो पेड़ है ये बहुत बड़ा होता है, लेकिन किस काम का, जबकि लोगों को छाया भी ना मिले। तो इतना बड़ा मुल्क और इतना छोटे ढंग से सोचना, ये बड़ा सोच के भी खराब लगता है। तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण जो कहा जा रहा है, कुछ और लोग भी हैं, उनका कारण एक और है। उनका कहना है कि डोकलम, ऐसे लोग हैं जो एकेडमिक हैं, वो कहते हैं डोकलम में यहां आने का, लद्दाख आने का कारण छिपा हुआ है। डोकलम आप जानते हैं 2017 में चाइना आया हुआ था। डोकलम भारत का भूभाग नहीं है, टेरिटरी नहीं है, वो किसका है? तो भूटान का है। वो वहां आया था, उसके दो कारण थे। एक कारण तो ये था कि जब हम डोकलम जाएंगे तो भूटान तो हमसे लड़ नहीं पाएगा, कमजोर है, वो सरेंडर कर देगा और उसको अपने कब्जे में हम ले लेंगे, जो कहेंगे वो करना पड़ेगा उसको। दूसरा, वो डोकलम से अगर आप देखिए, ये जो चिकन नेक है सिलीगुड़ी का, जो कि नॉर्थ ईस्ट जाने का गेटवे है, उसी से आप
देखिए, बाकी इंडिया से अगर आप असम की तरफ जाना चाहते हैं, सिक्किम की तरफ जाना चाहते हैं, नॉर्थ बंगाल की तरफ जाना चाहते हैं, और बाकी जो 7 सिस्टर्स हैं, अरुणाचल से लेकर के मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, सब जो हैं, वहां जाना हो तो आपको बहुत छोटे से सकड़े रास्ते से जाना पड़ेगा, नेरो रास्ते से जाना पड़ेगा। वो रास्ता सिर्फ 19-20 किलोमीटर का है बस। नीचे बांग्लादेश है, ऊपर में नेपाल है, बहुत छोटा सा एरिया है। तो जब वो डोकलाम आया था तो पहला कारण, जैसा मैंने कहा, कि भूटान को अपने कब्जे में लेना है, और दूसरा वहां से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी है डोकलाम और सिलीगुड़ी का जो अक्साई ये जो चिकन नेक है 100 किलोमीटर है। वो ये भी सोच रहा था कि हम वहां फौज अपना धीरे धीरे पहुंचा देंगे चिकन नेक पर और भारत को काट देंगे, नॉर्थ ईस्ट से भारत को काट देंगे, पूरा नॉर्थ ईस्ट आजाद हो जाएगा। 8.5 स्टेट, 8.5 में इसलिए बोल रहा हूँ, 7 सिस्टर्स मीन्स इंटायर असम एरिया, and 8th one is Sikkim and half is north part of West Bengal. ये 8.5 स्टेट को हम अलग कर देंगे, ये सपना था उनका। लेकिन बड़ा आश्चर्य लगा चाइना को, और उनको था कि भाई हम तो इंडिया के टेरिटरी पर जाने रहे हैं, डोकलाम तो है भूटान का, इंडिया कुछ नहीं करेगा, क्या मतलब है उसको। लेकिन बड़ा आश्चर्य लगा चाइना को कि इंडिया पूरे दलबल के साथ, पूरे फौज के साथ उतर गया। आश्चर्य इसलिए भी लगा उसको कि इंडिया अपने लिए नहीं, अपने फ्रेंड्स के लिए आया हुआ, अपने दोस्त के लिए आया हुआ, अपने पड़ोसी के लिए आया हुआ। क्योंकि जो ट्रीटी हुई है भूटान और इंडिया का 1949 में, ट्रीटी ने इंडिया में कमिट किया है, इंडिया ने, कि कोई तीसरा देश आप पर अटैक करेगा तो इंडिया आपके लिए लड़ेगा। लेकिन सचमुच का लड़ेगा, चाइना विश्वास नहीं था, लेकिन ये सच निकला। और वो महीनों तक बैठे रहे, आप सभी जानते हैं, डोकलाम में महीनों तक बैठे रहे। अंत में हार हुड़ के वापस चले गए, तो बाजी पलट गई। जो ऑपरेशन था डोकलाम ऑपरेशन was a total fizzled out. It was not at all a kind of dream in future too. तो जैसा मैंने कहा कि डोकलाम में यहाँ लद्दाख आने का जो कारण है वो छिपा हुआ है। अगर वो डोकलाम में सक्सीड हो जाता, शायद लद्दाख नहीं भी आता, लेकिन वो फेल हो गया डोकलाम में। तो देन चाइना टर्न हर फेस टुवर्ड्स लद्दाख। लद्दाख क्यों आया? क्योंकि वो चाहता था डोकलाम में कि हम नॉर्थ ईस्ट को अलग करें। कैसे अलग करेगा वो मैंने कहा कि चिकन नेक को काट करके, तो चिकन नेक काटने का क्या क्या रास्ता हो सकता है। बाद में उसने सोचा कि बांग्लादेश पर अपना प्रभाव डालो, इन्फ्लुएंस में रखो। कैसे डालेगा? तो बांग्लादेश को करीब $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया। ये आप सभी जानते हैं कि $40 बिलियन जो बांग्लादेश को दिया चाइना ने, वो पहली बार चाइना ने किसी को $40 बिलियन दे दिया हो, एक छोटे से देश को। दूसरी बात, इतना अधिक औजार दे दिया उसको, यहाँ तक कि सबमरीन, अभी भी 2 सबमरीन मिला है उसको नवंबर में, 3-4 महीना पहले बांग्लादेश को। सबमरीन लेके बांग्लादेश क्या करेगा, लेकिन दिया तो लिया। बड़े बड़े शिप, नेवी के बड़े बड़े जहाज दे दिए और दिया हुआ। तो ये भी सच है कि बांग्लादेश को अपने इन्फ्लुएंस में लाओ, तो ऊपर में जो नेपाल है वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बना दो, तो नेपाल भी अपने हाथ में रहेगा, भूटान तो रहेगा ही डोकलाम के चलते, और बांग्लादेश भी रहेगा, क्योंकि हम पैसा दे करके मुंह उनका चुप कर देंगे, औजार दे करके उनका मुंह हम चुप कर देंगे। ये सोचा था उसने, लेकिन ये सपना पूरा हुआ नहीं। डोकलाम में इंडिया ने सब गड़बड़ कर दिया। इंडिया की फौज उतर गई और इंतजार वो करता रहा चाइना, अंत पर वापस जाना पड़ा। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बना दी, बन गया पहली बार इतिहास में। राजा तो वहां से चले गए थे 2008 में, छोटी मोटी सरकारें बनती रही, बाद में सारे कम्युनिस्ट पार्टी को एक करवा दिया तो सरकार बना दी। तो चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर के नेपाल ने डिक्लेयर कर दिया कि सुगौली का जो ट्रीटी हुआ था, ये हुआ था, ये 1816 में हुआ था। जो काला पानी का एरिया वो डिवाइड किया कि नेपाल का है या इंडिया का है। वहां का कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो थी उसने डिक्लेयर कर दिया कि सुगौली की ट्रीटी हम नहीं मानते, बल्कि 200 ये चेकिंग पोस्ट बना दिया अपने बॉर्डर पर। हर चेकिंग पोस्ट का जो टेंट था वो चाइना का था।
तो चाइना सोचता था कि नीचे से बांग्लादेश, ऊपर से नेपाल, दोनों जगह हमारा ही चलेगा और हम ये जो चिकन नेक है सिलीगुड़ी का उसको काट देंगे। और वो सपना उनका था कि ये काटेंगे हम तो नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये बड़ा डिस्ट्रक्टिव ऑब्जेक्टिव था इंडिया के लिए। यहाँ फेल हो गया, और फेल हो गया तो उसने फिर, जैसा मैंने कहा कि दे टर्न द फेस टुवर्ड्स लद्दाख। लद्दाख पहुंच गए। लद्दाख पहुंच गए तो ऐसे नहीं पहुंचे, 70,000 फौजियों को लेके पहुंचे, 70,000 सैनिक, एक करीब करीब 5 या 6 डिवीजन फौज, हर डिवीजन में 14,000, 15,000, 13,000 फौज होते हैं, सैनिक होते हैं। तो ये 4 या 5 डिवीजन फौज उतार दिया, कॉम्बेटेंट फोर्स, लड़ने वाला। ऐसे फौज को उतारने क्या मतलब है? और इतना बड़ा लश्कर लेके आ गया, लॉजिस्टिक लेकर के, बड़े बड़े टैंक को हवाई जहाज से उतार दिया यहाँ पहाड़ी के एरिया पर। कितना खर्चा हुआ मोबिलाइज करने में, कितनी परेशानी हुई होगी, आप अंदाज कर लीजिए। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि चाइना जो 70,000 फौज लेके यहाँ पर आई थी, इतने अधिक औजार लेके जो चाइना यहाँ पर आया था, वो पेट्रोलिंग करने तो बिल्कुल नहीं आया था, वो लड़ाई लड़ने आया था, युद्ध करने आया था। तो क्या वो युद्ध किया उसने? फिर वापस क्यों चला गया? इस पर मैं अपनी बात कहूंगा जब वापस जाने का कारण बताऊंगा। तो ये तो बात हो गई, ये फौज उनकी धड़ी की धड़ी रह गई और वापस चले गए। उसके बाद जो और कुछ काम है उसमें है कि चाइना जो अभी आया इंडिया, चाइना के एक भ्रम था, गलतफहमी थी। वो सोच रहा था कि इंडिया जो है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये तैयार नहीं है, प्रिपेयर नहीं है, एयरफोर्स खासकर इंडिया प्रिपेयर नहीं है। यही टाइम है जब यहाँ लद्दाख जाकर इंडिया को दबोच लो। लेकिन उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि इंडिया मैनेज कर लिया। यहाँ तक कि नेवी का जो MiG-29 था, जो नेवी में यूज होता है, उसको भी उतार दिया वहां लद्दाख में। और रसिया से संपर्क किया, उसको कहा कि S-400 का जो डिफेंसिव मिसाइल है वो हमको दीजिए। और डिफेंसिव मिसाइल जो है रसिया कहा जाता है दुनिया में सबसे अधिक ताकतवर है। इतना से बड़ा मिसाइल कोई अगर लॉन्च कर दे तो रास्ते में ही तोड़ देगा डिफेंसिव मिसाइल। वो बात हो गई कि हम दे देंगे आप। फिर रफाल आने लगा वहां से, ये फ्रांस से। तो इंडिया बहुत तेजी से अपना सीमा को मजबूत कर रहा था, अपनी फौज को मजबूत कर रहा था। तो ये भी कारण हुआ कि उसको लगा कि इंडिया कमजोर है, अभी हमको जाना चाहिए। ये सारे कारण उन्होंने बताए कि क्यों चाइना आया था। अब मैं आपसे बात करूंगा कि आया तो था, फिर गया क्यों? कोई पिकनिक तो था नहीं, इतनी बड़ी फौज लेकर के आदमी एंजॉय करने नहीं आता है। तो जाने का जो सबसे बड़ा कारण हुआ वो ये 10 मंथ ओल्ड जो फेस ऑफ था, सीमा पर जो उतने फौजी बैठे हुए थे, जहां का क्लाइमेट बिल्कुल एडवर्सरी था, बहुत मुश्किल था रहना वहां पर। ऐसे भी आप जान लीजिए, मैं तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में पढ़ाता रहा हूं और वहां पर बच्चों को मैं ग्रूम होते हुए देखा है, बड़े बड़े फौजियों से बातचीत होती रहती है। सीमा पर 10 महीना तक आमने सामने आई बॉल टू आई बॉल, आंख में आंख मिला करके खड़ा रहना लगभग इम्पॉसिबल है। वर्ल्ड वॉर में ऐसा हुआ था जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में, लेकिन वहां भी इंग्लिश चैनल था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी कहीं कहीं हुआ है, लेकिन 10 महीना तक आमने सामने खड़ा रहे, जबकि वहां का क्लाइमेट बिल्कुल एडवर्स हो, जबकि पहाड़ी क्षेत्र हो। मैं आपको कह सकता हूं कि ये जो होंगोंग लेक की बात आप सुने होंगे, मैं वहां गया हूं, मैंने देखा है खुद। दूर दूर तक आप दूरबीन लगा के देख लीजिए, एक आदमी नहीं दिखाई देगा। सॉरी, एक चिड़िया उड़ते हुए आपको दिखाई नहीं देगी। वैसे मरुभूमि जैसे जगह में, डेजर्टेड जगह में, पहाड़ी जगह में, वहां इतनी ठंडी, जहां -40 और 35 डिग्री हो, वहां 10 महीना रहना असंभव सा है। मेंटली और फिजिकली आदमी टायर्ड हो जाता है। ये कारण था कि नॉट सस्टेनेबल, वहां इतना दिन रहना सस्टेन नहीं करता था, असंभव था वहां रहना। एक बड़ा कारण था
कि दोनों छटपटा रहा था, कुछ एग्रीमेंट हो जाए, हम यहाँ से वापस जाए। एक बड़ा कारण। और दूसरा कारण जो था उसका, वो था कि कैलाश हाइट की बात आपने सुनी होगी, जो पोंगोंग लेक के दक्षिण में है, और वो हाइट पर है। आप जानते हैं कि उत्तर तरफ जो था वो 0.8 पर था चाइना, लेकिन सड़क के चला आया 0.4 पर, और इंडिया जो 4 पर था चला गया 3rd पर। तो ये परिस्थिति थी। लेकिन जो 0.8 भी है नॉर्थ साइड में, पोंगोंग लेक के नॉर्थ साइड में, वो भी वो कैलाश हाइट से नीचे है। इंडिया ने हैरत में डाल दिया चाइना को, और रात भर में इंडिया ने उस कैलाश हाइट को, उस एरिया को अपने कब्जे में ले लिया। बड़ा बड़ा टैंक उतार दिया, हजारों फौजी पहुंच गए। सुबह होते होते जब चाइना ने, एक बार जान लीजिए, चाइना का जो इंटरनेट का जो इंटेलिजेंस होता है वो लगा हुआ था, लेकिन रात भर में वो फेल हो गया। सुबह हुआ तो चाइना ने देखा ये क्या हो गया, ये तो हम लूट गए। चाइना रिएक्टेड वेरी शार्पली। इट वॉज अबाउट टू बी ए लॉन्चिंग ऑफ वॉर। लगता था कभी भी युद्ध हो सकता है। बहुत छटपटाया, बहुत कोशिश किया, कुछ नहीं चला। तो ये एक बात समझ में उसको आ गई कि माउंटेन वॉरफेयर में इंडिया का कोई जोर नहीं है। ऐसे विपरीत परिस्थिति में रहना चाइना के बस की बात नहीं है। तो दूसरा बड़ा झटका उसको लगा, और वो सबसे बड़ा कारण बना वापस जाने का। और तीसरी बात थी कि ये स्ट्रेटेजिक प्रेशर हुआ उसको। स्ट्रेटेजिक प्रेशर क्या हुआ? चाइना सोच रहा था कि ट्रंप जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट, वो चाइना के खिलाफ है। वो इंतजार कर रहा था कि ट्रंप पराजित हो जाए इलेक्शन में और डेमोक्रेट की सरकार बन गया। कहा जाता है कि डेमोक्रेट की सरकार चाइना को पक्ष लेता है, और जो रिपब्लिकन सरकार होती है, जैसे ट्रंप साहब थे, वो इंडिया को मदद करता है। वो इंतजार में थे ट्रंप पराजित हो जाए, और जो डेमोक्रेट का गवर्नमेंट बनेगा, जैसे बाइडन साहब बने, जो बाइडन, वो हमको मदद करेगा। लेकिन वो सारे सपने उनके धरे रह गए। बाइडन ने क्लियर कर दिया, और बल्कि उसमें उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाया। 2 ही टास्क फोर्स उन्होंने बनाया है। एक तो कोरोना वैक्सीन को लेकर के, कोरोना वायरस को लेकर के, दूसरा चाइना पर। तो पानी फिर गए उसके चेहरे पर, जो सोचा था हुआ नहीं। एक ये भी कारण था कि बाइडन इंडिया को अगर समर्थन नहीं देगा तो चाइना को तो बिल्कुल नहीं देगा। दूसरा कारण था क्वाड जो मैंने कहा, ये जो जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, इंडिया उसका मेंबर है, जो कि इंडिया पैसिफिक जोन को कंट्रोल कर रहा है। साउथ चाइना सी को, ईस्ट चाइना सी को, पैसिफिक को, इंडियन ओशन को, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को, ईस्ट एशियन कंट्रीज को, उसके बीच में हुआ है, और बहुत बड़ी ताकत उभर रही है। बल्कि उसने रसिया से रिक्वेस्ट किया चाइना ने कि आप इंडिया को बताइए कि क्वाड से बाहर आ जाए। बल्कि रसिया ने यहां तक कहा, बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे भी, दुनिया को भी, कि पहली बार रसिया ने इंडिया के खिलाफ बोला। और क्या कहा? उसने कहा कि क्वाड में जो आप हैं वहां पर अमेरिका के साथ, वो सिर्फ क्वाड चाइना के खिलाफ नहीं है, रसिया के खिलाफ भी है। तो ये सारा दबाव डलवाया भारत पर, कोई असर नहीं पड़ा। यहां तक कि जिस दिन कैलाश हाइट को ऑक्युपाई कर लिया था इंडिया ने, तो फॉरेन मिनिस्टर जो थे वहां के, चाइना के, तो भागा भागा मॉस्को गया रसिया कहने के लिए कि इंडिया को रोकिए। और वहां का डिफेंस मिनिस्टर फ्रांस चला गया। सोचा फ्रांस भी दोस्त है इंडिया का, तो फ्रांस को कहा कि आप रोकिए इंडिया को, वो कैलाश हाइट ले लिया हमसे। तो इतनी छटपटाहट उसको थी, ऐसी स्थिति में उसको वापस तो आना ही था फिर। और ये सारी बातें होते रही। दूसरा जो स्ट्रेटेजिक प्रेशर हुआ वो ये, आप सभी जानते हैं वन चाइना पॉलिसी क्या होता है। वन चाइना पॉलिसी का मतलब हुआ कि ये जो सिंजियांग स्टेट है, ये तिब्बत है, ये हांगकांग है, और ये ताइवान है, ये सब मिला करके एक चाइना होता है। जबकि ये सब अलग अलग है। चाइना ने सबको ऑक्युपाई किए हुए है, हांगकांग इसका नहीं है, ताइवान अलग देश है, और फिर सिंजियांग भी अलग देश है। ये नॉर्थ एशिया का, सेंट्रल एशिया का पार्ट रह चुका है। और ये जो
तिब्बत है, वो तो खैर तिब्बत बहुत बड़ा साम्राज्य था एक जमाने में। तो चाइना कहता है वन चाइना पॉलिसी, इसको मानिए आप। एक बात और जान लीजिए, चाइना कहना है कि अरुणाचल भारत का हिस्सा नहीं है। चाइना कहता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। चाइना कहता है लद्दाख भारत का हिस्सा नहीं है। चलिए मान लिया, अगर भारत ये मान लेता है कि चलिए साहब ठीक है, आप जो कह रहे हैं सही है, तो फिर भारत ये क्यों नहीं कहता कि आपका सिंजियांग भी नहीं है, तिब्बत भी नहीं है, हांगकांग भी नहीं है, ताइवान भी नहीं है। अगर एक वन चाइना पॉलिसी चाहता है कि इंडिया माने, तो इंडिया को कहना चाहिए कि आप वन इंडिया पॉलिसी भी आप मानिए कि अरुणाचल अलग नहीं है और कश्मीर अलग नहीं है। ये बहुत अधिक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। तो दुनिया में बातचीत चलने लगी कि अगर इस तरह से लद्दाख की सीमा पर बैठा रहा चाइना, तो दुनिया को सोचना पड़ेगा कि वन चाइना पॉलिसी को माने या ना माने। इंडिया में सुगबुगाहट शुरू हो गई। इंडिया ने कहा कि अगर वो तिब्बत से नहीं गया तो हम भी डिक्लेयर कर देंगे वन चाइना पॉलिसी हम नहीं मानते। ये सारे कारण हुए लद्दाख से चाइना को जाने का। अब रही बात कि एक बात मैं और बता दूं, जब चाइना आया था लद्दाख में, तब उसमें परिस्थिति उसकी क्या थी वो जानना बहुत जरूरी है। जब चाइना आया था 10 महीना पहले लद्दाख में, उस समय ट्रेड वॉर चल रहा था अमेरिका के साथ, बड़ी बुरी तरह से फंसा हुआ था चाइना, फिर भी वो आया लद्दाख। दूसरी बात क्या थी, जो कंपनी थी वहां पर चाइना में, बड़ी बड़ी कंपनी आई थी, कहीं ऑस्ट्रेलिया का, तो कभी जापान का, कभी अमेरिका का, यूरोप का, सारी कंपनी छोड़ छोड़ के भाग रही थी वहां से। कोई बांग्लादेश जा रही थी, कोई कंपनी वियतनाम चली गई, कोई और साउथ ईस्ट एशिया चली गई, कुछ इंडिया भी आने लगी। तो ट्रेड वॉर चरम सीमा पर था, कंपनियां वहां से भाग रही थी, जीडीपी उसका कम हो रहा था। एक जमाने में चाइनीज जीडीपी वाज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, बट सब्सिक्वेंटली व्हाट हैपेंड, it was going down very fast. Even India had also superseded it. हालांकि बांग्लादेश का बाद में 13% हो गया, तो उसका जीडीपी भी गिर रहा था, कंपनी भाग रही थी और ट्रेड वॉर चल रहा था। और साथ ही साथ ये जो इंडिया ने क्या किया बीच में डिक्लेयर कर दिया, होल्ड कर दिया, ताकि जब आप लद्दाख आए हुए हैं तो आपके यहाँ का जो व्यापार है उसको हम कम कर देंगे। वहां से जो इंपोर्ट होता था उसको होल्ड कर दिया, सामान लेना बंद कर दिया। दूसरी बात, जो ऐप था चाइनीज का ऐप, उसको भी होल्ड कर दिया। और तीसरी बात, जो इन्वेस्टमेंट था, आप जानते होंगे कि HDFC बैंक में वो हिस्सा लेना चाहता था, एक नया कानून बना के इंडिया ने उसको बंद करवा दिया। तो इंडिया ने जो होल्ड पर रख दिया, तो उसको जो आर्थिक हानि होने लगी, उसके कारण चाइना छटपटाने लगा, परेशानी पड़ गया। मैं एक बात यहाँ पर जोड़ दूं, ये साबित हो गया फिर कि इकोनॉमिक फैक्टर इज द डिटरमिनिंग फैक्टर ओवर पॉलिटिक्स एंड स्ट्रेटजी। मतलब ये जो आर्थिक परेशानियां जो हैं, जो फाइनेंशियल बात है, जो इकोनॉमिक बात है, वो पॉलिटिक्स पर हावी होता है, पॉलिटिक्स से बड़ा है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्ट्रेटजी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, डिप्लोमेसी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चाइना जब आया लद्दाख बॉर्डर पर तो बहुत खुश था, लेकिन जब इंडिया ने उसको होल्ड पर रख दिया व्यापार, तब चाइना छटपटाने लगा। ऊपर से वहां अमेरिका के साथ तो हो ही रहा था ट्रेड वॉर, जीडीपी कम हो ही रहा था, कंपनियां भागी रही थी। इस परिस्थिति में जब चाइना लद्दाख बॉर्डर पर आया और 70,000 फौज लेके आया, बड़े बड़े टैंक लेके आया, फिर गया क्यों, तो क्या पाया और क्या खोया, तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इस बारे में मैं आपको तो क्यों आया क्यों गया बता दिया। अब 2-3 पॉइंट और है, उसके बाद मैं आपको बहुत कम समय में खत्म करूंगा और मेरी बात समाप्त हो जाएगी, बहुत ज्यादा समय में नहीं मिलेगा आपका। बाकी जब क्वेश्चन आंसर होगा तो मैं जवाब दूंगा और फिर मैं उस पर बात करूंगा। 1 मिनट। अब जो बात मैं करने वाला हूं लास्ट में, वो है हमारा
कि चाइना की पॉलिसी है एक्सपेंशनिज्म की, विस्तारवाद की। ये बड़ा आपको आश्चर्य लगेगा, कम्युनिस्ट कंट्री कम्युनिज्म का विस्तार करता है, आइडियोलॉजी का विस्तार करता है, क्षेत्रफल का, टेरिटरी का, एरिया का विस्तार नहीं करता, बल्कि चाइना करता है। ये तो बड़ा विचित्र चीज है उसके साथ। और जब अपने एरिया को विस्तार करता है तो इलीगल तरीके से। एक बात देखिए, चाइना दुनिया में एक ऐसा देश है जिसका सबसे अधिक पड़ोसी है। जमीन पर 14 पड़ोसी है और पानी होकर के 7 पड़ोसी है। टोटल मिला के करीब करीब 21 पड़ोसी इसके हैं, और एक भी पड़ोसी नहीं है जिसको इसने छोड़ा हो। सबके साथ इलीगल ऑक्यूपेशन का ड्राइव शुरू किया है, सबके साथ वही एक्सपेंशनिज्म शुरू किया है इसने। जो रसिया उसका सबसे बड़ा मित्र है, विश्वासी भी है और मजबूत भी है, उसको भी नहीं छोड़ा। 1965 में यूसुरी रिवर में कुछ आइलैंड्स थे जो रसिया का था, उसको इसने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा है। अभी अभी बाद में ये है एक एरिया जो कि स्टेट कैपिटल है, उसका नाम है व्लादिवोस्तोक, वो स्टेट कैपिटल है रसिया का, और पूरे पैसिफिक एरिया का व्यापार का केंद्र है। उसको चाइना ने कह दिया मेरा है। तो जब रसिया को जो नहीं छोड़ सकता है, उसको भी घसीट सकता है एक्सपेंशनिज्म में, तो भला इंडिया को क्या वो छोड़ेगा। जापान के साथ कहता है आइलैंड मेरा है, ताइवान कहता है तुम देशी नहीं है कोई, तिब्बत कहता है कि तुम अपना धर्म की बात करते रहो, लेकिन जो लामा होगा, दलाई लामा, वो मैं डिसाइड करूंगा। अब भला कहिए, इंडिया में अगर कोई मंदिर में हमारी सरकार कहे कि वहां का पंडित कौन होगा, हम डिसाइड करेंगे, तो कैसा लगेगा। वही बात कर रहा है वहां पर। और सिंजियांग जो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान का हिस्सा था, उसको हथिया लिया और मुसलमानों को दबा दबा के रखे हुए। धर्म मत मानो, कम्युनिज्म को मानो। हांगकांग पराजित हो गया था ओपियम वॉर में ब्रिटेन के साथ। 100 साल का समझौता हुआ था, 100 साल पूरा हुआ, उसे वापस कर दिया। और बात कही गई कि वापस तो हांगकांग को कर देते हैं, ब्रिटेन ने कहा, लेकिन आप कम्युनिज्म यहाँ पर मत थोपिए। लेकिन वही उल्टा हुआ, कम्युनिज्म थोपना शुरू किया, और पूरी परेशानी हांगकांग के साथ जो चल रहा है पिछले 1.5 साल से अभी भी हुई है। हजारों लोग जेल में बंद है। और ताइवान की जहां तक कहानी है, ताइवान एक छोटा सा टापू है, आइलैंड। जब सिविल वॉर चल रहा था चांग काई शेक सरकार के साथ, मौ सेतुंग का, और चांग काई शेक सरकार पराजित हो गई, तो भाग के चला गया फॉर्मोसा में। फॉर्मोसा का ही नाम हुआ ताइवान। तो पूरे वेस्टर्न कंट्री ने डिक्लेयर किया कि फॉर्मोसा को ही हम पूरे चाइना की गवर्नमेंट मानते हैं, कम्युनिस्ट चाइना को हम नहीं मानेंगे। 1949 में, सितंबर 1949 में कम्युनिस्ट रिजीम आया, उसको नहीं माना। लेकिन नेहरू जी बड़े दिल के थे, उन्होंने उसको मान्यता दे दिया, सरकार को, कम्युनिस्ट चाइना को दिया, ताइवान को नहीं दिया। पूरा वेस्टर्न कंट्री नाराज हुआ नेहरू जी से, लेकिन फिर भी दिया इन्होंने। और फिर यही नहीं, नेहरू जी ने एक और किया कि तिब्बत को भी कहा सुजरेनिटी आप मान लिया उसका आपको, कि तिब्बत स्वतंत्र देश नहीं है, चाइना का भूभाग है। बड़े उदार दिल के थे, दे दिया उनको। और चाइना ने क्या किया, हिंदी चीनी भाई भाई का, जैसा मैंने कहा पहले, ख्वाब दिखाते रहे, और बदले में क्या मिला, 62 में वॉर शुरू कर दिया धोखे से। ये सारी कहानी सच है। तो एक्सपेंशनिज्म जो है वो चाइना को एक अजूबा है। वो इट इज नॉट एक्सपेंडिंग कम्युनिज्म बट ट्राइंग टू ऑक्यूपाई एरिया ऑफ अदर्स एंड टू इंश्योर दैट इट हैज एक्सपेंडेड इट्स ओन टेरिटरी। दूसरी बात एक और है कि हाँ, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि डिसएंगेजमेंट हो गया, चाइना चला गया, क्या सच में गया है क्या? 5 जगह से जाना है चाइना को। लद्दाख में 5 ऐसा जगह है जहां से इंडिया को भी वापस आना है, चाइना को भी जाना है। उसमें से एक ही जगह का हुआ है अब तक, होंगोंग लेक का। वो भी क्या हुआ, चाइना वहां से पॉइंट 4 से फौज हटा लिया और कहाँ चला गया, तो वो जो एरिया है एक, उसको बोलते हैं, उसका नाम है रुतोग एरिया है। वहां यहाँ से फौज को हटाया, रुतोग में जाकर बैठा दिया।
वो तो ऐसा ही हो गया, जैसे बॉम्बे से फौज हटाओ, न्यू बॉम्बे में आके रख दो। वो हांगकांग लेक से थोड़ा ही दूर है वहां से। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि साजिश हुआ है, ये डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ है। वो इस ताक में है कि भारत की फौज जब चली जाएगी फिर कैलाश हाइट को हम हथियार लेंगे। क्या सच होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो इस बात को मानता है। और दूसरी बात एक और है कि अगर वो गया, मान लीजिए गया तो नहीं कह सकते हैं, लद्दाख बॉर्डर से गया तो नहीं है, जा रहा है, मान लीजिए अगर लद्दाख बॉर्डर से जा रहा है तो व्यापार के रास्ते वापस भी आ रहा है। कैसे आ रहा है? तो इंडिया ने जो होल्ड किया था चाइना के इंपोर्ट्स को, ऐप को और इन्वेस्टमेंट को, उसको इंडिया ने खोल दिया धीरे धीरे। अब वहां से धीरे धीरे सब कुछ आना शुरू हो गया। तो क्या जाने का मतलब, एक तो 5 में से एक ही जगह से बात बनी है जाने की, दूसरे जगह की जाने की बात जहां तक उठी तो यही 2 दिन पहले दोनों मिलिट्री कमांडर 16 घंटे तक मैराथन मीटिंग होता रहा, फैसला नहीं हुआ है। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ जा भी रहा है, जैसा मैं कहा कि सीमा से, सरहद से वो जा रहा है, अब व्यापार के रास्ते वापस आ रहा है। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इंडिया की पॉलिसी जो डिफेंसिव है, तो चाहे इंडिया हो या कोई और देश, अगर आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हैं या बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, दोनों पॉलिसी किसी भी देश की आजादी के लिए खतरनाक होता है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, एग्जाम्पल जर्मनी का और जापान का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी बहुत एग्रेसिव था, हिटलर साहब बड़े ताव में थे। हुआ क्या? पराजित हुए और टुकड़ों में टूट गया जर्मनी। जापान उनके साथ लड़ रहे थे, जापान बहुत ज्यादा एग्रेसिव था, बार बार चाइना पर अटैक करके चाइना को पराजित कर रहा था, बहुत एग्रेसिव था। नतीजा क्या हुआ कि पहली बार दुनिया में अणु बम गिराया गया, न्यूक्लियर बम, हिरोशिमा और नागासाकी पर। कहा जाता है कि 10 लाख लोगों ने जान गंवाई वहां पर जापान में। तो ज्यादा एग्रेसिव होने का नतीजा देख लीजिए क्या हुआ। ये सीख लेनी चाहिए, लेसन लेनी चाहिए चाइना को। जिस तरह से एग्रेसिव वो हैं, वो 7 बार 8 बार इंडिया के बॉर्डर पर आ चुके हैं, बार बार वो इंडिया को उकसा रहे हैं। कहीं उनका नसीब भी, उनकी नियति भी वही ना हो जाए जो जापान और जर्मनी का हुआ। ये सीख लेनी चाहिए और इंडिया को भी सीख लेनी चाहिए कि जो आज जापान डिफेंसिव हो गया है और जर्मनी वैसा होइएगा तो आजादी आप खो दीजिएगा। आप जानते हैं जब अमेरिका ने राज करना शुरू कर दिया जापान में 1945 के बाद, बम गिराने के बाद, तो 53 में अमेरिका चला गया, लेकिन जाने के पहले की एग्रीमेंट कर दिया। एग्रीमेंट के अनुसार जापान को आजादी लौटा दी, लेकिन सिक्योरिटी की आजादी नहीं लौटाई। आज भी अमेरिका के 50,000 सैनिक वहां पर बैठे रहते हैं सालों भर, 24 घंटा, और उसकी सुरक्षा करते हैं। कि वहां का जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, वो आजाद नहीं है जापान का। कोई देश अगर अटैक कर दे जापान पर तो अमेरिका लड़ेगा, क्योंकि जो 1-2 लाख फौज है जापान को, वो डिफेंसिव फौज है, ऑफेंसिव है ही नहीं, या काउंटर भी नहीं कर सकता। यही हाल जर्मनी का भी है। जर्मनी आजाद मुल्क है जापान की तरह, लेकिन जहां तक सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अमेरिका लेके बैठा हुआ। आपने सुना होगा कि एक बार ट्रंप साहब कह रहे थे कि हम एशिया में, जो चाइना जब लद्दाख बॉर्डर पर आया तो ट्रंप साहब ने कहा कि हम जर्मनी से फौज हटा के वहां भेज देंगे। कैसे भेज देंगे? वो तो सुरक्षा कर रहा है उसका। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप एग्रेसिव होइएगा तो देख लीजिए क्या नतीजा हुआ जापान का और जर्मनी का। अगर आप, इंडिया के लिए मैं कह रहा हूं, अगर आप डिफेंसिव होइएगा, वो भी देख लीजिए, आजादी नहीं है उनके पास। सबसे अच्छा है बीच का रास्ता। अगर कोई आप पर अटैक करे, आप जोरदार उसको काउंटर कीजिए उसको, लेकिन किसी पर अटैक मत कीजिए। और जब कोई करता है तो छोड़िए भी नहीं। तो ये बीच वाला रास्ता सबसे अच्छा होता है। इंडिया को डिफेंसिव पॉलिसी टू मच जो है छोड़ के थोड़ा सा एग्रेसिवनेस दिखाना बहुत जरूरी है। और चाइना हैज लॉस्ट क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता खो दिया है।
जो बोलता है वो करता नहीं, जो करता है बोलता नहीं। राजनीति में तो जैसा मैंने कहा ऐसा होता है, तो नैतिकता नहीं चलती है। यहाँ पर जो दिखाई देता है वो सच कभी कभी नहीं होता, जो नहीं दिखाई देता वो सच हो जाता है। और फिर इसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि अगर चाइना कहता है कि हम चले जा रहे हैं लद्दाख से, इसको इतनी जल्दी डिक्लेयर मत कीजिए। एक पुराना कहावत है, डोंट डिक्लेयर योर विक्ट्री एंड डिसएंगेजमेंट हरीडली। कोई देश कहे कि हम जीत गए तो थोड़ा धैर्य रखिए, जल्दी डिक्लेयर मत कीजिए कि हम जीत गए, पता नहीं जीत का क्या अर्थ होता है। और कोई कहे कि हम सीमा छोड़ के जा रहे हैं, फिर पलट के क्या करेगा, कहना बड़ा मुश्किल है। 19 जैसा मैंने कहा पहले भी कहा कि 62 के जुलाई में चाइना ने कहा कि हम अक्साई चीन छोड़ के जा रहे हैं। ये हुआ क्या, 2 महीने बाद उसने अटैक कर दिया इंडिया। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग एनी डिक्लेरेशन एज रिगार्ड विक्ट्री इज कंसर्न, एज रिगार्ड डिसएंगेजमेंट इज कंसर्न। आप धैर्य रखिए, हो सकता है कि चाइना ने जो एग्रीमेंट किया है साजिश भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये भविष्य के गर्भ में क्या है कहना बड़ा मुश्किल है। हम लोग सिर्फ असेसमेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, भविष्यवक्ता हम लोग नहीं हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि एक बात को ध्यान रखिए हम लोग कि चाइना के पास न्यूक्लियर बम है, पाकिस्तान के पास भी है, हिंदुस्तान के पास भी है। ऐसा दुनिया में कोई मुल्क नहीं हो जो तीनों पड़ोसी हो, तीनों के पास न्यूक्लियर बम हो, और तीनों में से 2 एक साथ हो, अकेला इंडिया साथ में रहे। ऐसा होता है। इसलिए हम आगे हैं। अगर कहीं लड़ाई हुआ और थोड़ा प्रोलॉन्ग कर गया, लड़ाई का क्या भविष्य होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए समझौता की बात करते रहें और मिलिट्री प्रिपरेशन भी साथ साथ चलता रहे। ये जो है इकोनॉमी भी आगे बढ़े और डिफेंस भी पुख्ता हो, ये देखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो है एक और बात मैं इसमें कहना चाहूंगा आपको कि आपने सुना होगा कि चाइना में सेना नहीं होती है, पीएलए होता है। ये पीएलए क्या चीज है? पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। ये पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का मतलब हुआ कम्युनिस्ट पार्टी का रेड गार्ड्स। सेना क्यों नहीं बोलता है उसको? इसलिए नहीं बोलता है, वो पास जो फौज है वो लिबरेट करने के लिए, मतलब एक्सपेंशन करने के लिए। इसलिए उस फौज को लड़ाई का अनुभव भी नहीं है। पूरे इतिहास में चाइना एक भी लड़ाई नहीं लड़ा है, और लड़ा है तो जीता भी नहीं है। पुराने इतिहास में बार बार वो यूरोपियन से पराजित हुआ है, जापान से पराजित हुआ है। और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जब बनी तो वियतनाम ने उसको एक नहीं छोड़ा। 1978 में वियतनाम में पहुंच गया था। वो सोचा था कि वियतनाम तो डर के मारे अपना पूंछ दबा लेगा, लेकिन वियतनाम जब पलट के आया, हो ची मिन्ह साहब वहां के प्रेसिडेंट थे और गेरिल्ला वॉरफेयर का मास्टर था, अमेरिका को पानी पिला चुका था। जापान को भला वो क्या छोड़ता, और वो जापान को भागते रास्ता नहीं मिला, सॉरी चाइना को भागते रास्ता नहीं मिला। तो चाइना का इतिहास कहता है कि होल चाइनीज हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वॉर। तो भारत का सामना कभी नहीं कर सकता है, लेकिन भारत को तैयार भी रहना चाहिए, मान के नहीं चलना चाहिए कि उतना कमजोर है। क्यों कि चाइना की फौज 26 लाख है, भारत की फौज 13 लाख है। 13 लाख फौज 26 लाख का कैसे सामना करेगा? भारत का डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है सिर्फ $71 बिलियन है हर साल। चाइना का क्या है? 261 बिलियन है। तो ये $71 बिलियन जो भारत हर साल खर्चा करता है डिफेंस पर, वो चाइना के 261 बिलियन को कैसे सामना करेगा? दुनिया का सबसे अधिक फौजी खर्चा अमेरिका करता है, जो करीब करीब 775 बिलियन खर्च करता है। दूसरा नंबर चाइना का है जिसका 230 है। तो तीसरा नंबर इंडिया का है जो 71 है। बाकी देश सब कम है। जहां 26 लाख फौज हो, जहां 230 बिलियन डॉलर हो, तो भारत सामना कैसे करेगा? सोचना पड़ेगा भारत को। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि चाइना एक्सपोर्टर है, औजार बनाता है और बेचता है, इंडिया खरीदता है इंडिया। तो एक एक्सपोर्टर दूसरा इंपोर्टर, ये कैसे चलेगा? दुनिया का नंबर 2 कंट्री है इंडिया, सबसे बड़ा इंपोर्टर है सऊदी अरेबिया के बाद। और चाइना, अमेरिका और रसिया ये एक्सपोर्ट करता है औजार,
बहुत बिरले छोटा हुआ होता, कभी अमेरिका से रशिया से खरीदता, नहीं तो नहीं खरीदता है, बेचता है। बेचने वाले को इनकम होता है, खरीदने वाले का इनकम लॉस होता है। ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। इस मायने में एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि इंडिया आरसीईपी का मेंबर नहीं बना। आरसीईपी का अभी अभी 2 महीना पहले जो मेंबर बना है, 15 देश बना है। इंडिया भी 2-3 साल से बात चल रही थी, अंत में इंडिया वॉकआउट कर दिया। इंडिया को लगा कि एक तो लद्दाख में बैठा हुआ है, फिर व्यापार क्या करेंगे उसके साथ, फ्री ट्रेड एसोसिएशन कैसे करेंगे। तो सारे देश साउथ ईस्ट एशिया के गए उसमें, ऑस्ट्रेलिया भी गया, इंडिया छोड़ के वापस आ। ये बहुत बड़ा सदमा था चाइना के लिए। वो सोचता था इंडिया भी मेंबर बन जाएगा, बहुत सारा सामान जो बकवास सामान हमारे पास है सब इंडिया के बाजार में जाके बेचेंगे। वो हुआ नहीं। तो ये तो इंडिया ने व्यापार रोक दिया था, दूसरा आरसीईपी का मेंबर नहीं बना। और तीसरी एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, वो ये कि ये जो चाइना की फौज है, वो फौज है इंस्ट्रूमेंट ऑफ हैरेसिंग अदर्स। देखिए, 2 तरीके से अपने पड़ोसियों को परेशान कर रहा है। एक तो फौजी के आधार पर, फौज का डर दिखा करके, और दूसरा पैसा कर्जा देकर। ये सारी परेशानियां हो रही है। अब रही बात कि एक और बीच में भारत ने बड़ा एडवांटेज ले लिया वैक्सीन डिप्लोमेसी पर। इंडिया ने वैक्सीन जो बनाया वो मुफ्त में वैक्सीन अपने पड़ोसियों को दे दिया। चाइना यहाँ मार खा गया। एक तो वैक्सीन बना नहीं पाया, बनाया तो उतना विश्वासी वैक्सीन नहीं है उनका। तीसरी बात, जिस देशों ने लिया था वो भी वापस करने लगे। चौथी बात, जिस देशों ने लिया है तो टीकाकरण तो शुरू कर दिया, वैक्सीनेशन शुरू कर दिया, लेकिन आधे मन से किया है। भारत को एक तो दूसरे को दिया और दुनिया के बाजार में बहुत तेजी से जा रहा है। और तीसरी बात, फ्री में दिया बहुतों को। चौथी बात कि अभी तक संपूर्ण भारतीयों को वैक्सीन नहीं मिला है, फिर भी भारत क्या कर सकता है दूसरे के लिए, ये बात साबित हो गई। और इस वैक्सीन का डिप्लोमेसी के रूप में यूज किया इंडिया ने। कहा जाता है इंडिया को बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है ये वैक्सीन डिप्लोमेसी से, और बहुत बड़ा मुंह का खाना पड़ा, मुंह की खानी पड़ी है चाइना को। ये सारी परिस्थितियां हैं। लेकिन एक बात मैं लास्ट में जोड़ना चाहूंगा कि चाइना से भी कुछ न कुछ सीखने की बात है। दुश्मन से भी सीखिए। और क्या सीखिए, इतनी कम समय में इकोनॉमिक मिरेकल हुआ चाइना। 49 में बहुत गरीब देशों में से एक चाइना भी था, अभी दुनिया का सबसे अमीर देशों में वो है। उसके पास 17 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि इंडिया के पास सिर्फ 3 ट्रिलियन डॉलर है। हाँ, अमेरिका के पास 22 ट्रिलियन डॉलर है। चाइना नंबर 2 है। पूरे जितने भी धनवान देश हैं पूरी दुनिया में, चाइना नंबर 2 है। और दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी चाइना ही है। दुनिया का 40% जो दौलत है वो सिर्फ अमेरिका और चाइना के हाथ में गिरवी पड़ा हुआ है। इंडिया कहीं स्टैंड नहीं कर रहा है। और साथ ही वो इंडिया को बार बार परेशान इसलिए भी करता है, वो एशिया का महाराजा बनना चाहता है। वो सोचता है कि जब लोग हमको कहेगा कि अमेरिका के बदले आप कैसे बनोगे सुपर पावर, बोले एशिया में ही तो आपको कोई नहीं पूछता है, आप एशिया का राजा बन जाओ, फिर दुनिया का महाराजा बन जाना। ये सारी बात के साथ में एक और बात जोड़ना चाहूंगा। इंडिया की पॉलिसी रही है हिट एंड रन। जितने पड़ोसी हैं किसी को नहीं छोड़ता है और जा करके वहां की जमीन हथियाना शुरू कर देता है। लेकिन लड़ता किसी के साथ नहीं है, युद्ध नहीं करता, सिर्फ युद्ध का दबाव डालता है, डर दिखाता है। इन सारी बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। और लगता है कुछ ज्यादा समय ले लिया मैंने। मैं अंतिम में, हाँ डॉक्टर तुषार जी 1 मिनट, इसके पहले अगर कोई क्वेश्चन आंसर हो तो मुझे खुशी होगी, लेकिन मैं 2 मिनट टाइम दूंगा। वो जो टॉपिक पहले आपने मुझे दिया था, कैरियर अपॉर्चुनिटी आर्म फोर्स में, ये रोजगार के जो अवसर हैं बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, ये पहले टॉपिक था। बहुत से बच्चे हमारे इस भरोसे थे मैं उसी टॉपिक पर बोलूंगा, लेकिन टॉपिक हमने चेंज कर दिया और हमने कोशिश की है उनको बताने का कि देखो भाई, ये एकेडमिक टॉपिक पर इन्होंने वेबिनार रखा है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फिट नहीं करता है, फिर कभी बोलेंगे। लेकिन मैं ये बात और जोड़ना उसमें चाहूंगा कि जो बच्चे इसलिए बैठे हुए थे कि हमसे वो सुनेंगे कैरियर अपॉर्चुनिटी पर, उनको मैं निराश नहीं करूंगा। ये बताना चाहूंगा कि
कैरियर अपॉर्चुनिटी पर मेरे बहुत सारे वीडियो बने हैं। मेरे करीब 50 वीडियो बना, उसमें 4-5 आर्मी में क्या अपॉर्चुनिटी है, नेवी में क्या है, एयरफोर्स में क्या है। मैं एक बार और याद दिला दूं उन सबको कि ये कोई भी वैकेंसी साल में 2 बार निकलती है, जनवरी फरवरी में, दूसरा जून जुलाई में। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। खाली नेवी में 1100 से मैट्रिक पास आगे है, बहुत सारे अफसर के पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। वहां पर आप बिना टेस्ट, रिटन टेस्ट के इंजीनियर बन सकते हैं, बिना रिटन टेस्ट के आप फौजी अफसर बन सकते हैं, सिर्फ एसएसबी के आधार पर। आप वेबसाइट खोलिए नेवी का, आर्मी का, एयरफोर्स का, हो चुका है, आप अप्लाई कीजिए और आप आत्मविश्वास के साथ चल जाइए, आपको नौकरी मिले। ये मेरी शुभकामना आपके लिए है। मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि आपका हो जाए, लेकिन आपको जरूरत पड़े मेरा वीडियो देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि वीडियो जो दूसरा निकले फिर आपके पास पहुंच जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं बहुत खुश नहीं हूं कि आपके टॉपिक पर विस्तार से नहीं बोल पाया, लेकिन फिर कभी मौका भविष्य में मिलेगा, फिर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच। नाउ if at all there is any question, I would be happy to entertain all those questions. Dr. Tushar ji, please go ahead. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत विस्तार से इस सब्जेक्ट को रखा। Have I taken more time? Have I ज्यादा समय ले लिया क्या? नहीं सर, आपने अगर आप और 1 घंटा भी उसको कंटिन्यू करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमारे हिसाब से जितना हम चाइना के बारे में पढ़ते हैं, जितना न्यूज में हम देखते हैं, उसके पीछे भी बहुत सारी चीजें ये डिसएंगेजमेंट के पीछे थी, ये आपने सारी विस्तार से बताई। और हमारे जो पार्टिसिपेंट है उनको आज इस डिसएंगेजमेंट का जो एक्चुअल फैक्ट है